हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप लोगों का सुपर न्यू स्टडी की ओर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा जो पॉलिटी चल रही है यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए, तो कल हमने फिनिश किया था अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद में हमने पढ़ा था 1940 का क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन में 3 व्यक्ति थे। एक थे पैट्रिक लॉरेंस, जो कि उसके अध्यक्ष थे। एक थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एक हो जाता है बेटी ए बी लॉरेंस वाला। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली में कि इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीय लोगों के द्वारा उसका स्थापना हो जाए, तो जिससे जो है चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो बेटी संविधान सभा का गठन होने वाला था। तो इन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन, ये जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने चाहिए सदस्य। तो संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा से होना चाहिए। कहने का मतलब ये था कि जो संविधान सभा है उसमें जो भी सदस्य चुने जाएंगे उन सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा उनका। अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि किसी के द्वारा वोट डाल के दूसरे से द्वारा उनको चुनना। तो एक्चुअली में क्या हो गया कि स्टैफर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस वगैरह इन्होंने ये डिसीजन दिया कि संविधान सभा का गठन भारत के प्रांतीय विधानसभा से लोगों के द्वारा किया जाएगा। इनमें ये कहा गया था कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों की संख्या थी। कितने सदस्यों की संख्या थी? 389 सदस्यों को मनोनीत करना था। एक्चुअली में क्या हुआ, इसमें से 292 प्रांतीय विधानसभाओं से, या हम कह सकते हैं वेटिस प्रांत से। किससे? वेटिस प्रांत से। बेटी उस समय पर जो विधानसभाओं में जो बहुमत था, ये ब्रिटिश लोगों की ही हुकूमत चल रही थी वहाँ पर। तो इन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्यों को चुना जाना था। इसके बाद जो है देसी रियासतों से जो है 93 कैंडिडेटों को चुना जाना था। देसी रियासतों से 93 कैंडिडेटों को चुना जाना था। जबकि 4 चीफ कमिश्नरी जो होती थी, चीफ कमिश्नरी का मतलब ये होता था, जो यूटी बोलते हैं वर्तमान में, 4 उस समय पर कमिश्नरी होती थी। जैसे कि एक का नाम हो जाता है दिल्ली, एक कौन सी थी? दिल्ली। एक कौन थी आपकी? अजमेर। कौन सी हो जाती है? अजमेर मेरवाड़ा, ये आपकी गुजरात उसमें राजस्थान में है। एक होती है बेटी कुर्ग। कौन सी है? कुर्ग वर्तमान में कर्नाटक में है। और एक और हो जाती है चौथी वाली हो जाती है बलूचिस्तान। ये वर्तमान में बेटी पाक में है। पाक बोले तो नापाक इरादों वाला पाकिस्तान। तो उस समय पर क्या होना था, 389 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया था, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाने थे, 93 सदस्य देसी रियासतों से चुने जाने थे, और 4 जो है चीफ कमिश्नरी। यहाँ का मतलब ये होता था, कमिश्नरी का मतलब ये होता था, जो यूटी होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उस समय पर इनको कमिश्नर का यहाँ पे वो चलता था शासन।
तो इनको हम कमिश्नरी के नाम से जानते थे। तो याद रखेंगे टोटल सदस्यों को संविधान सभा में 389 को स्थान दिया गया था, जिसमें से 272 ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाने थे, 93 कैंडिडेट देसी रियासतों से चुने जाने थे और 4 कैंडिडेट जो है चीफ कमिश्नरी से चुने जाने थे। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि संविधान सभा के जो सदस्य होते थे, यहाँ तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे जिससे चीज़ें और एनालिसिस हो जाएं। तो याद रखें मैंने आपको क्या पढ़ाया, संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा से होना चाहिए। ये बेटी जो हमारा जो क्रिप्स मिशन था उसके द्वारा ये सब बातें चल रही थी। इसके बाद में हमने 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ये चीज़ें यहाँ पे चल रही थी कि संविधान सभा का गठन भारतीय नागरिकों के द्वारा होना चाहिए। तो अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। संविधान सभा में कितने लोग होने चाहिए? 389 सदस्यों की जरूरत थी वहाँ, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से, जबकि 4 कमिश्नरियों से चुनाव होने वाले थे। बेटी इस क्वेश्चन को आप याद रखना क्योंकि डीपली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। पहली कमिश्नरी हो जाती है दिल्ली, दूसरी हो जाती है अजमेर मेरवाड़ा, तीसरी हो जाती है कुर्ग कर्नाटक, चौथी हो जाती है बलूचिस्तान पाक। यहाँ से 4 व्यक्ति चुने जाने थे, 93 ये थे और बाकी ये थे। अब बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। बेटी एक्चुअली में क्या है कि जो अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होने वाले थे, ये जो है प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख पॉपुलेशन पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना जाना था। 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। ये बात इसमें लिखित में बोल दी गई कि भैया 10 लाख, वर्तमान में तो बेटी 20 लाख पे चुना जाता है, लेकिन पहले की बातें अलग थी, बाद की बातें अलग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बहुत सारे करेक्शंस हुए, उसके बाद में ये संख्याएं बढ़ी थी। अब देखिए थोड़ा सा, संविधान सभा के लिए जो सदस्यों का जो चयन होना था, ये 10 लाख आबादी पर एक व्यक्ति को चुना जाना था, जो कि संविधान सभा में वोट डालने के लिए बाध्य होता था। तो आगे ध्यान देते हैं बेटी, यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि इनको तो चुना जाना था, यानी कि इन लोगों को वोटिंग के द्वारा चुना जाना था, लेकिन यहाँ पर पढ़ते हैं जो हमारी कमिश्नरी होती थी, जो देसी रियासत होती थी, इनको भी क्वेश्चन को याद रखना, देसी रियासतों के जो सदस्य होते थे, इनके सदस्यों का चुनाव नहीं होगा, इनको किया जाएगा मनोनीत। इनको क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। बेटी चुनना जनता के द्वारा चुना जाता है, वोटिंग के द्वारा, और मनोनीत का मतलब होता है कि किसी एक कैंडिडेट विशेष के द्वारा एक कैंडिडेट को मनोनीत कर दिया जाए कि बेटा आप इस कार्य को आराम से करिए। तो देसी रियासतों के कैंडिडेटों क्या करना था? मनोनीत करना था, जबकि ब्रिटिश प्रांतों के सदस्यों को उनके अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा चुनने का प्रावधान था। ये सब बातें यहाँ चली थी। बेटी जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। इन चुनावों में 296 लोगों का चुनाव हुआ था। 296 लोगों के द्वारा चुनाव होते हैं, क्योंकि कुछ देसी रियासतों ने मना बोल दिया था कि भैया हम इसमें भाग नहीं लेंगे। तो 296 लोगों का चुनाव होना था। अब यहाँ बेटी ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बड़ी पार्टी इस चुनाव में लड़ रही थी। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस, एक होती थी मुस्लिम लीग पार्टी। यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी बदलने वाली हैं। तो 296 सीटों पर चुनाव हो गया। कुल कितनी सीटें थी? 389 सीटें थीं। 292 सीट कहाँ से ली जा रही थी? प्रांतीय विधानसभाओं से ली जा रही थी, जिसको हम ब्रिटिश प्रांतीय शासन कह रहे थे।
93 सीट जो है देसी रियासतों से ली जानी थी, जबकि 4 सीटें चीफ कमिश्नरी से ली जानी थी। ऐसे करके उनका ब्यौरा था। लेकिन जुलाई 1940 में 296 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें से कांग्रेस को जो है 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आगे जाके पढ़ते हैं, मुस्लिम लीग को कितनी सीट मिली भैया? 73 मिली। अदर को कितनी मिली थी? तो अदर को जितनी भी शेष रह जाएंगी, तुम्हारी 15 रह जाएंगी, तो 15 सीटें अन्य लोगों को दी गई थी। ये आपके 296 का रिकॉर्ड था। इस तरीका से अब देखिए थोड़ा सा, कांग्रेस अपने आप में एक बड़ी पार्टी थी उस समय पर, और जो है ये वाली जो है मुस्लिम लीग भी अपने आप में बड़ी पार्टी थी। बेटी 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे, तो इनको अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंस था, पूरा भरोसा था कि इस चुनाव प्रक्रिया में हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। इधर कांग्रेस को अभिमान था कि हम जीतेंगे, इधर मुस्लिम लीग को अभिमान था कि हम जीतेंगे। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली। तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, इस चुनाव का इन्होंने बहिष्कार कर दिया। क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। किसका? चुनाव का। क्योंकि इन लोगों का उद्देश्य ये था कि अगर मुस्लिम लीग जीतती है तो मोहम्मद अली जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा भारत का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष माननीय श्री मोहम्मद अली जिन्ना ने इस चुनाव का कर दिया बहिष्कार, और जो है अपने नए राष्ट्र की मांग कर दी भैया कि हम इस चुनाव से सेटिस्फाई नहीं है, ये चुनाव गलत प्रक्रिया से हुआ है। क्योंकि बेटी आप जानते हैं कि सियानी बिल्ली खम्मा नोचती है, इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, इसका बहिष्कार कर दिया। इसका क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया गया। इसके द्वारा फिर दोबारा से वोटिंग डाली गई। तो इसी दिन में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि भैया आप कोई चुनाव के आधार पर नहीं, आप लोगों का संविधान का निर्माण होगा, और इसमें जो है जो भी लोग 2 संविधान का निर्माण होगा, एक जो पाक के नाम से जाना जाएगा और एक जो है इंडियन के नाम से जाना जाएगा, जिससे मुस्लिम लीग को काफ़ी अपने आप में अच्छा लगा था। इसके द्वारा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है। लेकिन इससे पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया, और इस दिन भारतीय संविधान पर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ना है, हमें हेडिंग लगानी है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। आप लोग हेडिंग लगाओ, संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो यहाँ पे पढ़ेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। अब देखो इसमें क्या होता है, संविधान सभा का गठन हो गया, अच्छी बात। अब देखिए संविधान सभा ने अपनी समस्त कार्यपालिका की शक्ति अपने आप में निहित कर ली, और जो है टोटल जो है 12 अधिवेशन होते हैं। और आगे जाके पढ़ेंगे इन चीज़ों को। संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन होते हैं? तो बैठक होती है बेटी 165 बैठक होती हैं। किसकी? संविधान सभा की। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी, तो 165 टोटल बैठक हुई थी, जबकि 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के लिए। ये किसके लिए हैं? ये संविधान सभा के लिए हैं। बेटी अपने हाथ से नोट्स बनाते रहें, जिससे चीज़ें जल्दी जल्दी क्लियर होती चलें। क्योंकि आप जानते हैं वैसे मैं PDF फाइल वगैरह डाल देता हूं,
और थोड़ी सी अभी टीम सही से काम नहीं कर पा रही है। जैसे ही काम सही से चालू हो जाएगा तो तुम्हें पीडीएफ फाइल भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन तुम दूसरे की पीडीएफ फाइल पर विश्वास मत करो बेटी। वैसे तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मेरी जबान पर आपको विश्वास होना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई ज़रूरी नहीं है। तुम अपने हाथ से नोट्स तैयार करो, जिससे तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे द्वारा क्लियर हो जाएंगी, तुम्हें दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें संविधान सभा की टोटल 165 बैठक होती हैं और 12 अधिवेशन होते हैं। तो बेटी फर्स्ट बैठक कब होती है, अब इन पर चर्चा करते हैं। तो संविधान सभा की फर्स्ट बैठक या प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1940 को होती है। ये बैठक कहाँ होती है? तो ये होती है दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में होती है, यानी कि दिल्ली में पार्लियामेंट में संसद भवन में होती है। या हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में होती हैं। दिल्ली के पुस्तकालय केंद्रीय भवन में, ये लिख सकते हैं दिल्ली के पुस्तकालय भवन में होती है इसकी बैठक। इस बैठक के अंतर्गत क्या होता है कि रूस से हमने एक प्रणाली ली थी। रूस में ये कहा जाता है कि भैया फ्रांस में ये प्रावधान था कि जो भी बुजुर्ग व्यक्ति होता है हमारी टीम के अंदर, उसको जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इसमें क्या हो गया, संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। बेटी इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अस्थाई अध्यक्ष क्यों बनाया गया? इसके पीछे सबसे बड़ा रहस्य ये है क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। अब संविधान न जाने कब तक तैयार होगा हम लोगों का, तो इसके लिए हमने सोचा कि अगर स्थायी अध्यक्ष अगर बना दिया जाए और सपोज करो कि बीच में इनकी मृत्यु हो गई, तो फिर संविधान सभा के लिए दोबारा से अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, फ्रांस की पद्धति से, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किस देश के संविधान में ये वर्णित है कि बुजुर्ग व्यक्ति को ही सर्वप्रथम वरीयता दी जाती है। तो बेटी ये फ्रांस के संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कुछ लोगों की टीम है तो वहाँ सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति होता है उसी को हम सर्वोपरि मानते हैं। जैसे कि हमारे तुम्हारे घरों में भी यही होता है, गांव देहात में भी यही होता है कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसी की बातों को मान्य होता है। तो ये बातें यहाँ पे क्लियर हो रही थी। तो एक्चुअली में क्या हो गया, फ्रांस के संविधान से हमने एक शब्द ले लिया कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को वहाँ पर हम अध्यक्ष बना सकते थे, लेकिन हमने उनको अध्यक्ष न बनाकर उनको हमने अस्थाई अध्यक्ष बना दिया। अस्थाई का मतलब ये है कि कभी भी उनको हटाया जा सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हैं। अब आगे चीज़ों को बढ़ते हैं। बेटी यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो है सबसे पहला वक्ता कौन है संविधान सभा का? तो फर्स्ट वक्ता कौन हो जाता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही हो जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके पढ़ाया है मैंने आपको कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में सबसे पहला वक्तव्य या सबसे पहला भाषण देने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो सबसे पहले वाले व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, जिन्होंने जो है संविधान सभा के बारे में कुछ बोला था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया। जबकि इनकी सिफारिश किसने की थी? तो इसकी जो सिफारिश है आचार्य कृपलानी ने। तो इनका प्रस्ताव किसने भेजा था? यहां से नोट कर लेना इसको कि अस्थाई अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किसने भेजा था? तो प्रस्ताव रखा था कृपलानी ने। आचार्य कृपलानी ने कृपलानी ने इसकी सिफारिश की थी। किसकी? ये प्रस्ताव रखा था
कि भैया सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को अध्यक्ष बना दो। तो ये बेटी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे जो आचार्य कृपलानी। तो इन्होंने कांग्रेस की ओर से ये कहा था कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाएगा भैया, क्योंकि ये फ्रांस की पद्धति में ऐसा लिखा हुआ है। तो बेटी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान सभा का पहला वक्ता कौन है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में अस्थायी अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव किसने भेजा था, तो ये प्रस्ताव भेजा था आचार्य कृपलानी ने, जबकि आचार्य कृपलानी उस समय पर भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। अब यहाँ पर बात होती है कि दूसरी जो बैठक है ये होती है, यहाँ से मैं इस चीज़ को डिलीट कर रहा हूँ, आप लोग नोट्स तैयार करें। क्या क्या लिखा है, संविधान सभा की कार्यप्रणाली पढ़ रहे हैं, तो संविधान सभा में टोटल 165 बैठक होती हैं, 12 अधिवेशन होते हैं। जो कि इसकी पहली बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 को दिल्ली के पुस्तकालय के केंद्रीय भवन में होती है। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांस की पद्धति से अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो कि संविधान सभा के प्रथम वक्ता या स्पीकर के नाम से जाने जाते हैं। इनका प्रस्ताव आचार्य कृपलानी ने रखा था, जो कि उस समय पर तात्कालिक अध्यक्ष होते थे कांग्रेस के। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बातों की। तो फ्रेंड्स आगे क्या होता है कि 11 दिसंबर 1940 को 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की सेकंड बैठक होती है। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, कैसा अध्यक्ष था, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब बेटी इनके बारे में बात आती है, निर्वाचित किया गया। इनके प्रस्ताव जो है, ये भी इनके प्रस्ताव, इनका भी प्रस्ताव रखा गया था कि इनको चुना जाना चाहिए। तो इनका जो प्रस्ताव है ये भी आचार्य कृपलानी भाई साहब ने ही रखा था। तो आचार्य कृपलानी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1940 को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अब बेटी बात आती है कि ये प्रस्ताव तो इन्होंने रख दिया, इनको बना दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए कुछ लोगों ने सिफारिश की थी कि भैया इसको स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाए। तो ये हो जाते हैं सरदार पटेल के द्वारा। सरदार ऐसे लिखते हैं कि ये समर्थन किसने दिया था इसका, तो ये समर्थन दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई ने राजेंद्र प्रसाद के समर्थन में ये कहा था कि भैया स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाए। इसके बारे में आचार्य कृपलानी ने प्रस्ताव रखा था, जिसका समर्थन सरदार वल्लभ भाई ने बड़े धूमधाम से किया था। आगे चलते बेटी H.C. मुंशी और एक हो जाते कृष्णामलाचारी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। इसी दिन आप याद रखें थोड़ा सा, दो व्यक्तियों के नाम और आते हैं बेटी यहाँ। H.C. मुखर्जी, कौन से व्यक्ति हैं, S.G. मुखर्जी, और एक हो जाते हैं प्लस इनको बेटी उपाध्यक्ष बनाया गया था। एक होते हैं B.T. कृष्णामलाचारी, V.T. ये वहाँ से थे पश्चिम बंगाल से, कृष्णामाचारी और H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष बनाया गया था। इसी दिन बनाया गया था 9 दिसंबर 1940 को, सॉरी 11 दिसंबर 1940 को, जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, उसी दिन दो व्यक्तियों को उपाध्यक्ष बनाया गया था। एक हो जाते हैं एस.सी. मुखर्जी, एक हो जाते हैं बी.टी. कृष्णामलाचारी, जिनका उपाध्यक्ष बनाया गया था दो व्यक्तियों को। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, इसको आगे जाके हम क्लियर करेंगे क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। आगे चलते हैं बेटी कि 13 दिसंबर 1940 को, ध्यान दें, थोड़ा सा रिवीजन करें। संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1940 को वही होती है जहां हो रही थी। टोटल बैठक कितनी हुई थी? 165। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इनका प्रस्ताव रखा गया था आचार्य कृपलानी के द्वारा। इसका समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और एस.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णामलाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। अब बेटी इसकी थर्ड बैठक होती है, इसकी थर्ड बैठक होती है संविधान सभा की। उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए थे उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, थर्ड बैठक संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है, जो तीसरी बैठक है, ये भी बैठक वही होगी। तो इसमें क्या है, नेहरू जो है, नेहरू प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, कहने का मतलब ये था। अब इस बैठक में ये कहा जाएगा कि भैया संविधान जो है प्रस्ताव रखा था, प्रस्ताव पारित किया गया या प्रस्ताव रखा गया। संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को, संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य को स्वीकार किया गया था। ऐसे लिख लेते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जबकि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था। संविधान सभा ने, ये क्वेश्चन बड़े एग्जाम में आता है कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब अस्तित्व में लेके आई थी। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया या इसको फॉलो किया गया था। इसमें बेटी बहुत सारी बातें थी जो कि वर्तमान भारतीय संविधान का उद्देश्य था। भारतीय संविधान का वर्तमान स्वरूप, भारतीय संविधान का वर्तमान स्वरूप, ये यहीं से निकल के आता है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि भारतीय संविधान का वास्तविक स्वरूप किससे पारित होता है। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसी के द्वारा वर्तमान भारतीय संविधान का स्वरूप तैयार होता है। इसके बाद में बेटी हम चीज़ों को आगे जाके समितियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि समितियां अपने आप में बहुत बड़ी हैं। इन समितियों को कल के लिए हम पढ़ेंगे। सभी बच्चे क्लास में आ जाया करें और थोड़ा सा बेटी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अभी हम लोगों को वीडियो अपलोड वगैरह करनी पड़ रही है। डायरेक्ट ऑनलाइन हो जाएगा बेटी सिस्टम। अगर तुम लोग 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कर देते हैं, अरे यार क्या है, अरे 10, 20, 50, 100 से बोल दो कि भैया जल्दी से जल्दी कर दो भाई, लाभ हो जाएगा बेटी। फ्री पढ़ाई हो जाएगी तुम लोगों की, गरीब लोगों की पढ़ाई हो जाएगी बेटी। तो थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और अधिक से अधिक लाइक दिया करो, जिससे हम लोगों को एक मोटिवेट मिले, अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करें तुम्हारे लिए। कल से मैथ स्टार्ट हो जाएगा, रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी, हिंदी स्टार्ट हो जाएगी, जीएस स्टार्ट हो जाएगी। जीएस तो तुम्हारी चली रही है, वैसे पॉलिटी से अलग और भी जीएस का लेक्चर मिलेगा आपको, जैसे कि बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह के नोट्स भी तैयार कराने तुम लोगों को।
ज्योग्राफी भी पढ़ानी है आप लोगों को, इकोनॉमिक्स भी पढ़ानी है। तो बेटी क्लासें 12 से 14 घंटे चलने वाली हैं तुम लोगों की। बहुत सारे टीचर्स बेटी टीम में जुड़ गए हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि अभी से अगर उनका पेमेंट देंगे तो बेटी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो आप ऐसा करो, अधिक से अधिक शेयर कर दो इन चीज़ों को, और अधिक से अधिक लोगों से रिक्वेस्ट कर दो। अरे मोहल्ला पड़ोस के लोगों के मोबाइलों को लेकर, मम्मी चाची बुआ ताई के बहन के मोबाइलों को लेकर, अरे मार दो सब्सक्राइब, तो क्या दिक्कत जा रही है। अरे क्या मैं तुमसे पैसे थोड़ी ले रहा हूं मेरे भाइयों, केवल एक लाल बटन को केवल ग्रीन में या हरी में ही तो बदलना है। ये छोटी सी बात है, छोटी। अगर तुम मेरे बहन भाई हो, वाकई में सच्चे बहन भाई हो, और वाकई में सच्ची दिल से पढ़ना चाहते हो, वाकई में अगर सच्चे दिल से पढ़ना चाहते हो, तो मार दो शेयर, लाइक मार दो चीजों को। लाइक से तो बेटी मोटिवेट मिलता है, शेयर से क्या होगा कि अधिक से अधिक तुम शेयर कर दोगे चीजों को, तो अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो है हम लोग ऑनलाइन आ जाएंगे, हम मार्केट में आ जाएंगे बेटी फेस टू फेस, जिससे तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे अभी कुछ बच्चे बोलते हैं सर वीडियो कब आएगी, सर कब लेक्चर दिया जाएगा, कोई टाइम टेबल नहीं है। तो बेटी टाइम टेबल इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि टाइम टेबल बनाए तो बनाए किसके लिए, तुम लोग साथ नहीं दे पा रहे हैं। अरे अधिक से अधिक शेयर मार दो। अरे बहुत सारे लोगों के पास में एंड्रॉइड मोबाइल हैं, क्या है, अरे अपने हाथ से ही लाल बटन को दबा दो। और अपनी कोचिंग का नाम क्या है, सुपर न्यू स्टडी। ये बात बहुत बड़ी है अपने आप में, सुपर न्यू स्टडी। सुपर बेटी अपने आप में बहुत बड़ी है ये चीज, धुआं धुआं कर देंगे बेटी पढ़ाई के बारे में। जो दिल्ली, कानपुर, पटना जो भी पढ़ा रहे हैं लोग, अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन इससे अच्छा पढ़ाएंगे ये हमारा तुम लोगों से वादा है, क्योंकि बहुत सारे टीचरों की दम है मेरे पास। तो आप लोगों से ये वादा करता हूं कि आप लोग मेरे साथ खड़े उतर जाओ, मैं तुम्हारे लिए खून पसीना एक कर दूंगा। कंपटीशन को अगर न तुम्हारे एग्जाम पामों में लाके डाल दिया मैंने, न इस पेपर की खोपड़ी में छेद करवा दिया, तो बेटी अपने भाई की बातों को इग्नोर कर देना और बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली से उड़ा देना, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। तो बेटी मैं अपनी जवान को इतना ही रखूंगा। मैं उम्मीद करता हूं अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना इन चीजों को। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट रखेंगे। अपने छोटे बहन भाई, अपने बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखना, कोविड योद्धाओं का सम्मान करना और देश की रक्षा करना, और कोविड-19 में सहयोग देना बेटी, क्योंकि ये बहुत बुरी बीमारी चल रही है। तो जय हिंद, जय भारत।